जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं एनवीरा एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों, पार्ट हमारा 6 आज हम करने जा रहे हैं और प्रकाश चैप्टर हमारे चल रहा था। तो दोस्तों, बात हुई है दर्पण को लेकर कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, और बात आवर्धनता यानी कि m को लेकर भी हुई है। हमने जाना है कि ऊंचाइयों के अनुपात को हम आवर्धनता कहते हैं, और उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी प्रकाश की दूसरी घटना, और वो घटना है परावर्तन को छोड़ के अपवर्तन। तो अपवर्तन को लेकर कुछ बातें कल हुई है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, वो अपना रास्ता भटक चुकी होती है, और उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और दैनिक जीवन में कई बार अपवर्तन होता है, हम देखते हैं। परावर्तन का तो हालांकि हर हिस्से में है ही, हम जब भी आंखें खोलते हैं तो परावर्तन की घटना घटित होती है। लेकिन अपवर्तन की जहाँ तक बात है तो हमने देखा है कि पानी में डूबी हुई पेंसिल अगर तिरछी नज़र आती है तो ये कारण अपवर्तन का है, ये इसके लिए अपवर्तन उत्तरदायी है। और उसके बाद जैसे कि पानी में डूबा हुआ सिक्का अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नज़र आता है, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। और इसी के साथ जैसे कि स्विमिंग पूल है और उसका जो पेंदा है वो हमें जितना गहरा होता है असल में वो उतना गहरा दिखता नहीं है, यानी कि वहाँ पर वो पेंदा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है, और ये भी होता है अपवर्तन के कारण। मैंने एक और एग्जाम्पल भी आपको दिया है कि यदि मछली है और वो बर्फ़ वाले तालाब में अगर वो नीचे की ओर जैसे तैर रही है, जहाँ पानी नहीं जमा है वहाँ तैर रही है, लेकिन तालाब की ऊपरी सतह जम जाती है, तो मछुआरे उस मछली का शिकार करने के लिए निशाना जो है वो जरा हटके लगाएंगे। उनको ये पता होता है कि जहाँ मछली दिख रही है असल में वहाँ मछली है नहीं, वो अपवर्तन के कारण थोड़ी सी हटके हमें दिख रही है, तो वो निशाना उस हिसाब से लगाते हैं। लेकिन ये अपवर्तन था। अब अपवर्तन के लिए 2 नियम भी है, वो नियम भी हम पढ़ेंगे। और कल एक और एग्जाम्पल हमने पढ़ा है कि पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है वो 4 मिनट पहले असल में पहुंच जाता है। सूर्य उदय होता है और उदय होने से पहले ही वो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है, और अस्त होने के बाद तक वो प्रकाश आता रहता है। 4 मिनट वहाँ बढ़ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि दिन की अवधि लगभग 8 मिनट तक अपवर्तन के कारण बढ़ जाती है। तो ये था अपवर्तन, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। तो हमारा पहला टॉपिक यह है कि अपवर्तन के नियम, और इन नियमों में एक नियम तो वही है जो परावर्तन के केस में था। परावर्तन के केस में क्या था कि कोण यहाँ पे बराबर थे, पहला नियम था परावर्तन का, लेकिन भाई आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर था। और दूसरा नियम याद कीजिए अपवर्तन का क्या था कि आपतित किरण, उसके बाद जो किरण जा रही है वो, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, यानी आकृति जो बनेगी वो द्विविमीय होगी, वो 2 अक्षों में ही होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। मतलब कहने का है कि एक ही तल में वो जो है दोनों किरणें और अभिलंब, जैसे कि अभी आप ये बोट का तल देख रहे हैं तो उसी में होगा, इस तल से बाहर यानी कि उसकी दिशा ये अथवा ये दिशा नहीं होगी। वो दोनों किरणें जो है, किरणों का मतलब जो किरण आ रही है वो आपतित किरण जिसे हम कहेंगे, और वो किरण जो परावर्तित होके जा रही है, तो उस समय वो किरण ये थी और ये किरण, और बीच में जो अभिलंब यहाँ खींचा जाता है इस बिंदु को लेकर 90 डिग्री के कोण पे, और वो ये तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। लेकिन यहाँ जरा सिचुएशन अलग है। वो अलग इसलिए है कि परावर्तन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बल्कि किरण का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। वो माध्यम को पार करते हुए जा रही है, कोई पारदर्शी माध्यम यहाँ पे रखा है और वो किरण आर पार हो रही है। और ऐसी स्थिति में हम फिर से देखेंगे कि ये किरण जो है वो अपवर्तित किरण कहलाएगी, ऐसा हमने सुना है, अपवर्तित किरण। और उसके बाद ये जो स्थिति होगी दोस्तों, ये अभिलंब होगा, जिसे NN' या MN हम कह सकते हैं। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण है, और असल में ये तीनों ही स्थितियां एक ही तल में होगी। यानी तल कहने का मतलब ये बोट के तल में होगी, ये यहाँ से बाहर कोई भी किरण यानी 3D फॉर्म में नहीं होगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। जैसा आपको बोट पर दिख रहा है बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है, तो ये स्थिति होगी। अब देखो, इसमें पहला नियम हम यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं। पहला नियम क्या है?
पहले नियम के लिए हम कुछ यूं कहेंगे कि एक तो आपतित किरण कॉमा अपवर्तित, परावर्तित नहीं बल्कि अब की बार क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब, जो आप लंबवत स्थिति देख रहे हैं, अभिलंब, तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, एक ही तल में विद्यमान होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। और अब हम बात करेंगे अपवर्तन का दूसरा नियम। और अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है दोस्तों? दूसरा नियम ये कहता है, हम इधर ही से लिखेंगे, अपवर्तन का जो सेकंड नियम है वो आपसे ये कहता है कि यहाँ अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो मैंने कल आपको बताया कि इसे हम आपतन कोण I कहेंगे, इसे हम अपवर्तन कोण R कहेंगे। और दूसरा नियम ये कहता है कि इस आपतन कोण के लिए, आपतन कोण की ज्या, और ज्या का मतलब साइन, ज्या का मतलब क्या कहोगे आप? ज्या, और उसे हम कहेंगे कि वो साइन के रूप में। अच्छा, जब भी बात कोज्या की हो तो हम कहेंगे कोस थीटा के रूप में, और जब भी बात स्पर्श ज्या की हो, स्पर्श ज्या, तो हम कहेंगे टैन के रूप में। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल मैं आपसे केवल ज्या की बात कर रहा हूँ और ज्या का मतलब निकलता है साइन। तो जरा समझिए इस नियम को। इस नियम में ये कहा गया है, असल में इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का वैज्ञानिक, स्नेल यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम है। तो ये क्या होगा यहाँ पे कि आप लोग देख रहे हैं कोण I और कोण R। कोण I यानी आपतन कोण और आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब है कि साइन और I, भाई आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण की ज्या, थीटा की ज्या यानी कि साइन। और ये कहा गया है कि अपना जो दूसरा वाला है यहाँ पे एंगल, यानी जिसे हम कहेंगे अपवर्तित कोण और कोण R और R की भी ज्या, इन दोनों का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो इन दोनों का अनुपात हमेशा ही नियत रहता है, एक नियतांक के रूप में वो होता है। और ये नियम है दूसरा। क्या कहेंगे कि अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का अनुपात, मतलब बट्टे में, दोनों का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। दोनों का अनुपात यदि कभी निकालने की कोशिश करोगे तो वो फिक्स रहेगा। और इसे हम यहाँ पे हम कहेंगे इसे म्यू, और म्यू का मतलब दोस्तों निकलता है अपवर्तनांक। म्यू का मतलब यहाँ पे है अपवर्तनांक को लेकर। अच्छा, अपवर्तनांक क्या है वो स्थिति भी हम जानेंगे, लेकिन पहले केवल इतना समझना है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। तो ये बात हमने की है, और ये दूसरा नियम भी है इसका, और इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। अब देखो, आपने ये तो जान लिया कि फिक्स रहेगा और वो किसके बराबर रहेगा, वो जो भी हमें प्राप्त होगा हम उसे क्या कहेंगे? माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन ये अपवर्तनांक असल में क्या है? यदि बात इसकी परिभाषा की हो तब हम क्या कहेंगे? तो देखिए, अगर आपसे कहा गया कि अपवर्तनांक क्या है, तो आप ये कहोगे कि ये वाला जो अपवर्तनांक है, ये असल में अगर देखा जाए तो किसी भी किरण का, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश का निर्वात या हवा में वेग, निर्वात या हवा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हवा लिख दें, हवा में वेग, और बट्टे प्रकाश का किस में वेग? प्रकाश का माध्यम में वेग। अगर कोई माध्यम है तो वहाँ पे इसके वेग की बात की जाएगी, और इन दोनों के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहेंगे। प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, बस यही चीज़ें दोनों मिलाकर क्या कहलाएगी? अपवर्तनांक। वो अपवर्तनांक होगा, यानी वो कितने तरीके से उसका अपवर्तन कर पाती है, वो बात होगी अगर इसे समझे तो प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग। और असल में हवा स्मॉल a से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और माध्यम है तो इसे m से लिख सकते हैं। तो म्यू ऐसा कहेंगे कि am हवा और माध्यम के लिए, तो
तो वो आपका कुल मिला के यहाँ पे वेग की बात हो रही है। वेग को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हवा का वेग एयर यानी कि a, और यहाँ पे मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूँ m। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, दोनों में ही वेग का अनुपात हमें पूछा गया। अच्छा, कभी भी ज़रूरत पड़े या फिर कोई न्यूमेरिकल्स आ गया कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो आप हवा के सापेक्ष इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, माध्यम के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ पूछी जाएगी हम वैसा ही करेंगे, यानी VA/VM जैसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। अच्छा, इसको छोड़ के अगर हम चलें तो अपवर्तनांक देखिए क्या है, हवा के लिए अपवर्तनांक की बात की जाएगी तो कितना होगा, और साथ ही किसी भी माध्यम के लिए, यानी कि जैसे माध्यम का मतलब है कोई सा भी माध्यम हो सकता है, जैसे पानी हो सकता है, कांच हो सकता है, एक कड़क कांच यानी कि हीरा हो सकता है, और उसके साथ और भी कई सारे माध्यम, केरोसिन हो सकता है, जैसे तारपीन हो सकता है, ग्लिसरॉल हो सकता है। तो उन सब के लिए स्थितियाँ क्या बनेगी, तो अपन देखेंगे कि अलग अलग माध्यम के अपवर्तनांक बिल्कुल अलग अलग होंगे। और ये जो मैं आपको भौतिक राशि यहाँ पे अपवर्तनांक की बता रहा हूँ, वो अपवर्तनांक की राशि असल में है क्या, देखें कि ये जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, इसके लिए अपन ने कह दिया कि प्रकाश का हवा में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग, और वही बात अपवर्तनांक कहलाएगी। लेकिन ये अपवर्तनांक उस बात पे निर्भर करेगा कि उसकी प्रकृति क्या है, उस माध्यम की प्रकृति क्या है, इस बात पे निर्भर करेगा। घनत्व क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा। अपवर्तनांक की जो निर्भरता है, अपन ऐसा कहेंगे कि ये प्रकृति पर निर्भर करेगा, ये घनत्व पर निर्भर करेगा, साथ ही ये तरंग दैर्घ्य कह लूँ, और इसको छोड़ के यदि रंग की बात की जाएगी प्रकाश के, तो उस पर भी ये निर्भर करेगा। यानी अपवर्तनांक की बात है वो प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, क्या है घनत्व, क्या है माध्यम का, उस बात पर वो डिपेंड करेगा। और तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है, प्रकाश का रंग क्या है। अगर रंग को लेकर यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे को और याद आ रही है, और वो ये है कि अगर बैंगनी रंग की बात की जाए, अंतिम छोर पे जो है बैंगनी रंग, तो उसके लिए जो अपवर्तनांक है वो सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अगर बात इस वाले छोर पे जो है यानी कि लाल रंग है उसकी की जाएगी, तो वहाँ पे सबसे क्या होगा, कम। तो अपवर्तनांक के लिए ये सारी बातें हैं, लेकिन मैंने कहा कि कुछ माध्यम जो होते हैं उनके लिए भी अलग अलग से अपवर्तनांक है। हालांकि जब बात हवा की जाएगी तो हम वहाँ पे कुछ यूँ कहेंगे कि 1.000 और 3 है। लेकिन अगर कोई सा भी माध्यम दे दिया गया और आपसे पूछा कि अब अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, हवा के सापेक्ष कीजिए, माध्यम के सापेक्ष कीजिए, तो वहाँ आपको कुछ यूँ करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर बात हवा की जाए, सबसे पहले तो निर्वात है, और निर्वात के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 होगा। अगर बात हवा की जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका अपवर्तनांक 1.000 और 3 के रूप में होगा। साथ ही अगर बात यहाँ पे जैसे कि कांच की जाएगी, तो कांच के लिए अपवर्तनांक ऐसा कहेंगे 1.50 होगा। ये कांच के लिए अपवर्तनांक है ना। और इसके अलावा जैसे कि पानी के लिए पूछ लिया गया, तो पानी, और ये आपको इससे पहले लिखना है, 1.33 होगा। अगर आपको पूछ लिया कि केरोसिन के लिए क्या है, तो केरोसिन के लिए 1.44 है। और उसके बाद कुछ और भी है हमारे पास, कैसे कि यदि तारपीन को लेकर पूछा गया कि तारपीन का अपवर्तनांक क्या है, तो आप वहाँ पे कहेंगे कि 1.47, ये हो जाएगा तारपीन को लेकर। और उसके बाद अगर आपसे ग्लिसरीन का पूछा गया, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक क्या होगा, तो भी आप कहोगे 1.47 होगा, ये बात। और यदि सबसे ज़्यादा वाली बात की जाए तो वो हीरे का होगा, सबसे ज़्यादा कठोर भी होता है हीरा, ऐसा हमने सुना है। तो हीरे के लिए पूछा गया तो आप कहोगे कि हीरे का 2.4 ये इसके आसपास होगा, तो ये होगा हीरे के लिए। और जैसे कार्बन डाइसल्फाइड ये पूछा गया, जैसे और भी ले लेता हूँ मैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसके लिए यहाँ पे आपका
1.64 ये होगा। तो ये कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक मैंने आपको बताए हैं और सबके मैंने लिख भी दिए हैं कि निर्वात की बात की जाएगी तो उसका जो अपवर्तनांक है वो 1 होगा, लेकिन हवा के लिए 1 से कुछ बढ़कर यानी कि 1.000 और 3 हो जाएगा। कांच की बात की जाएगी और कांच से पहले अपन हवा के बाद पानी लेंगे, जैसे कि पानी का 1.33 है, जैसे कि केरोसिन है तो 1.44 है और आप आसानी से इसे याद भी रख सकते हैं। कांच 1.50 है। जैसे तारपिन और ग्लिसरीन की बात की जाएगी तो ये तो दोनों समान ही है इसके, तो जैसे 1.47 और उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड तो 1.64 होगा और साथ ही हीरा जो सबसे ज़्यादा, ये वाला जो है सबसे क्या है ज़्यादा, जैसे कि 2.42। तो ये अपवर्तनांक को लेकर बातचीत थी और हमने बताया कि अपवर्तनांक है क्या और उसके साथ हम उसे ज्ञात भी कैसे करेंगे, और अपवर्तनांक की जो निर्भरता है वो माध्यम की प्रकृति को लेकर है, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, प्रकाश का जो रंग है, इन सब बातों पे वो डिपेंड करता है, साथ ही वो घनत्व पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी बदलेगी तो वो भी बदलेगा, ऐसा बात है। और बैंगनी रंग के लिए ज़्यादा होगा और लाल रंग के लिए वो क्या होगा, कम। तो ये सब कुछ हमने जाना है अपवर्तनांक को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपवर्तन की कुछ घटनाएँ भी हमने देखी है और जो सिलेबस के अनुसार है वो घटनाएं हमने देखी है, बाहर की घटनाएं नहीं देखी हैं। और आगे यदि बात की जाएगी तो अपन टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपना कि भाई लेंस क्या चीज़ है और वो कितने प्रकार के हैं, ये भी है लेंस को लेकर बातचीत। लेकिन उससे पहले एक और घटना मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी घटना है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और असल में है तो अपवर्तन, लेकिन पता नहीं अपवर्तन से बनते बनते क्यों उस किरण का परावर्तन हो जाता है और इसलिए उसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये अपवर्तन के बाद इसलिए समझा रहे हैं कि अपवर्तन होते होते किरण का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। अब किस तरीके से होता है वो बात समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कैसे होगा, लेकिन उससे पहले आप छोटा सा एक इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अगर बात हीरे की जाएगी इस तरीके से, हीरा ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई आकार नहीं है, लेकिन ये सबसे महंगा वाला आकार है। खैर छोड़िए उन बातों को, और अपन ये कहेंगे कि यहाँ कोई किरण यदि हीरे पे आपतित होती है तो हीरा तो पारदर्शी है ही, वो बात तो है, लेकिन ये किरण इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, है ना, अपने रास्ते से विचलित होते हुए इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन इसकी सतह के कारण, जो अंदर की जो सतह है उनके कारण ये क्या कर पाएगी, बाहर भी नहीं निकल पाएगी और ये इस तरीके से वापस परावर्तित हो जाएगी और इसकी दूसरी सतह से टकराएगी और इसी के साथ वापस यहाँ से इसका क्या होगा, परावर्तन, अपवर्तन नहीं होगा। हालांकि ये पारदर्शी है लेकिन कुछ कारण होते हैं वो भी आपको बताएंगे और इस तरीके से ये किरण हीरे के अंदर तो जा सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। और इस तरीके से पहले तो यहाँ पे अपवर्तन हो गया, लेकिन अब हीरे के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसा कुछ होगा और उसके कारण ये किरण बाहर नहीं निकल पाएगी और इधर उधर सतह पे जब वो टकराएगी तो हीरा चमक उठेगा और इसलिए हम कहेंगे कि हीरा क्या करता है, हीरा चमकीला होता है। ये हीरे का चमकने का जो कारण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर है। अब आ जाइए घटना पे, हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसके। तो कारण मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में वो प्रवेश करती है तो उसके साथ कुछ अजीब सी घटना होती है। कैसे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस टब में, ये जो भी पात्र है, इस पात्र में पानी भर दिया गया है या और किसी भी प्रकार का पारदर्शी द्रव यहाँ पे भर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से यहाँ से आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण, तो आपको पता है कि प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है, इससे पहले के वीडियो में हमने बात की है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि वो अपना रास्ता नहीं लेगी बल्कि अपने रास्ते से भटक चुकी होगी
ये उसके साथ होगा और वो किरण कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अभिलंब से दूर हटते हुए मैं इसको दर्शा रहा हूँ और ये केस फर्स्ट है, यानी कि पहला जो आपका स्टेप है वो है इसका। लेकिन दोस्तों यहाँ ये दोनों जो कोण बन रहे हैं, आप इन कोणों को जानते हैं, आप इन कोणों को जानते हैं। यहाँ से एक कोण आई हम इसे कह रहे थे और इसे कोण आर कह रहे थे, हालांकि अब इसे हम क्रांतिक कोण के नाम से जानेंगे। फिर भी इस घटना में इसे क्रांतिक कोण कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। दूसरे स्टेप में देखिए कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी शरारत करता हूँ, कैसे कि अगर ये मैं कोण इसके साथ कुछ छेड़ाछाड़ी हो जाए, कोण आई को अगर मैं बढ़ा दूँ, तो आपको अच्छे से पता है कोण आई को बढ़ाता हूँ तो किरण यहाँ से लेके आता हूँ। यहाँ कोई टॉर्च है या फिर कोई अन्य तंतु है जिसके कारण ये प्रकाश आ रहा है, लेकिन मैंने ये वाला कोण यानी कि कोण आई जो आप देख रहे हैं, उस कोण को मैंने बढ़ावा दिया है, उस कोण को बढ़ा दिया गया है। देखिए ये वाला एंगल जो कोण आई है, इसे मैंने बढ़ा करके इतना कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये कोण आई बढ़ा तो कोण आर भी बढ़ गया, और फिर से अगर मैं इसे और भी बढ़ाता हूँ तो ये और बढ़ जाएगा। भाई जैसे कोण आई को बढ़ाओगे तो कोण आर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोण आई बराबर कोण क्या होता है, आर। हालांकि वो बात यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम ऐसा मान के चलेंगे, मान के क्या चलेंगे, बढ़ना ही है। अगर इसे बढ़ाया गया तो ये भी बढ़ जाएगा। अगर इसे और बढ़ा दिया गया, अगर इसे और बढ़ाया गया यानी इतना कर दिया गया, तो अब किरण का कुछ इस तरीके से हाल होगा। कहने का मतलब ये है कि अब किरण, ये कोण जब मैंने बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते इतना कि वो क्रांतिक हो गया, क्रांतिकारी रूप उसने ले लिया, और वो कहाँ चला गया, वापस पुनः उसी माध्यम में लौट आया। यानी कोण अब इतना बढ़ चुका है ये कि किरण माध्यम से बाहर हो ही नहीं पा रही है। वो पुनः जैसे पानी से चली यानी कि सघन से चली और वो पुनः किस में आ गई, सघन में। और जब ये होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है उसी माध्यम में अगर वो लौट के आ जाती है तो उस घटना को अपवर्तन नहीं बल्कि अपन परावर्तन कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। वो किरण जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में लौट गई। अगर कोण को बढ़ाते गए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो किरण गुस्सा हो जाएगी, वो जा ही नहीं पाएगी बाहर, वो वापस इसमें लौट आएगी, ऐसा मानिए। और वो घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हालांकि अपवर्तन हो रहा था लेकिन कोण को बढ़ाया गया तो वो किरण वापस लौट गई। ये घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानी जाएगी। और ये उदाहरण अगर इसका पूछे तो हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उसी के कारण हीरा चमकदार होता है, वो चमकीला होता है। अंधेरे में हीरा नहीं चमकता। हीरे को चमकने के लिए प्रकाश चाहिए, और जो भी प्रकाश उसके ऊपर जो तरंगे आ रही है उसको वो अपने अंदर समाहित करेगा और उसका आंतरिक संरचना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा और हीरा चमकता रहेगा। तो इस तरीके से ये स्थिति होती है। अब इसे शब्दों में व्यक्त करना भी होता है कि अपन समझ तो गए कि ये कैसे होगा, लेकिन साथ ही बोर्ड में हम लिखेंगे क्या इसके लिए, वो भी आपको है कि अगर वही लिखोगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो यदि आपतन कोण को बढ़ाया गया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। अगर आपतन कोण को बढ़ाते गए तो लगातार अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो क्रांतिक कोण बन जाएगा और साथ ही किरण का क्या हो जाएगा, अपवर्तन नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, परावर्तन। बस इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। तो ये था दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और इतनी सी बात इसके बारे में लिखनी थी। और अपवर्तन के साथ अपवर्तनांक जो है उसके बारे में हमने पढ़ा, स्नेल के नियम के बारे में हमने पढ़ा। अपवर्तनांक के नियम क्या है, ये 2 नियम है, इसकी जानकारी हमने ली है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कुछ और बातें प्रकाश को लेकर, लेंस किस तरीके से होते हैं, वो सारी बातें। लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। पढ़ते रहें दोस्तों, धन्यवाद।